हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूमानी अहरवार है। मैं डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि विदेश नीति क्या होती है, अर्थात विदेश नीति का अर्थ, परिभाषा और विदेश नीति के निर्धारक तत्व। ये हम पिछले वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आपने जिन ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उनको ये मालूम होगा कि विदेश नीति क्या होती है। लेकिन मैं आज थोड़ा सा फिर से विदेश नीति पर चर्चा कर देती हूँ कि विदेश नीति क्या होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए जो पॉलिसी लागू करता है या जो नीति अपनाता है उसको विदेश नीति कहा जाता है। अच्छा, विदेश नीति का उद्देश्य किसी भी देश की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। अच्छा, राष्ट्रीय हित जो होते हैं किसी भी देश की विदेश नीति के लिए पहले होते हैं। हर एक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। अगर हम भारत की विदेश नीति की चर्चा करें तो भारत की विदेश नीति भी कुछ ऐसी ही है। भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्धारण में उन बातों को ध्यान में रखा कि हमारे भारत के हित कैसे हों, भारत के अन्य देशों के साथ संबंध कैसे हों और हमारा देश आगे कैसे बढ़े, ग्रोथ कैसे करे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति का निर्धारण किया गया है। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि भारत की विदेश नीति की शुरुआत जो है वो स्पष्ट तौर पर हम देखें तो वो आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद वैश्विक स्तर पर स्पष्ट होती है। इसके पहले भी भारत की विदेश नीति का होती थी क्योंकि इसका निर्धारण होता था, लेकिन हमारा देश जो है वो कई वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा, जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। तो भारत की विदेश नीति का निर्धारण भी ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। अगर हम और प्राचीन काल को देखें, जब हमारे यहाँ राजाओं का शासन था, राजतंत्रात्मक शासन था, हमारा देश 600 से अधिक के आसपास कई छोटी बड़ी देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते थे। जैसे कि हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो उस टाइम पे हमारे भारत के संबंध जो अफ़गानिस्तान से हमें स्पष्ट देखने को मिलते हैं, मिस्र के साथ हमारे संबंध देखने को मिलते हैं, ईरान के साथ संबंध देखने को मिलते हैं। तो ये उस टाइम की बात है जब हमारे यहाँ चूँकि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की थी। लेकिन इसके बाद चूँकि जैसे ही सभ्यता का विकास होता गया, फिर हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ, तो राजा महाराजा भी एक दूसरे से जो है संपर्क स्थापित करते थे। उनके व्यापारिक संबंध हैं, तो यहाँ का जो क्या बोलते हैं यातायात के जो संबंध जो होता था वो अन्य देशों के साथ होता था। किसी भी चीज़ का आयात निर्यात जो होता था वो अन्य देशों के साथ होता था। लेकिन हमारे भारत की विदेश नीति उतने अच्छे से स्पष्ट रूप में वैश्विक स्तर पर नहीं थी जैसे कि आज है। तो आज हम आपको भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे कि भारत की विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत है। अब कौन कौन से सिद्धांत थे जो भारत की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, या भारत ने अपनी विदेश नीति में कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया है। हम आपको बता दें, जैसा कि हम आपको चर्चा की आपसे कि भारत की जो विदेश नीति है वो स्पष्ट रूप से 1947 के बाद स्पष्ट होती है। लेकिन 1885 में जब हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है
तो उस टाइम पे भले ही हमारे भारत की विदेश नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता हो, लेकिन 1885 से जैसे ही कांग्रेस अस्तित्व में आती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आती है, तो धीरे धीरे उसके कई सम्मेलन होते हैं और उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर है उसका काफ़ी प्रभाव बढ़ता जाता है। और इसी प्रभाव के फलस्वरूप जो 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, तब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश थे उनमें हमारा भारत शामिल था। तो भारत की विदेश नीति आपको बता दें कि पहला विश्व युद्ध हुआ और पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उथल पुथल उस टाइम पे चल रहे थे। इस ऐसे ही टाइम पे हमारे देश जो है आज़ाद हुआ था। तब 1947 के बाद जो पहले प्रधानमंत्री के रूप में हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता या भारत की विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रारंभ में जिन सिद्धांतों को अपनाया है उन पर हम आज चर्चा करते हैं। तो नंबर पहला है गुट निरपेक्षता। अच्छा, गुट निरपेक्षता हमारे भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि कोई भी देश जो है इस नीति को अपनाता है तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सैनिक गुट होते हैं उनमें शामिल ना हो करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिश करता है। तो गुट निरपेक्षता का सीधा सा अर्थ ये होता है कि कोई भी देश है वो किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना हो करके वो स्वतंत्र नीति का निर्धारण करता है और इसके साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करता है। और शांति की स्थापना करने में जो अंतर्राष्ट्रीय संघ होते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया या और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनके साथ मिलकर के वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। गुट निरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम कई बार पिछले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1945 में जब उस टाइम पे दूसरा विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, 1939 से जो कि 1945 तक चला, उस टाइम पे पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट में जो पूंजीवादी देश थे वो शामिल थे और दूसरे गुट में जो साम्यवादी देश थे वो शामिल थे। अच्छा, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था। भारत के लिए ये दोनों ही जो महान शक्तिशाली कंट्रियाँ थीं या महान शक्तिशाली देश थे, उनका भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण महत्व था। तो उस टाइम पे हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या हमारे यहाँ के जो नीति निर्माता थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ना तो साम्यवादी गुट में शामिल होना स्वीकार किया और ना ही पूंजीवादी गुट में शामिल होना स्वीकार किया। जबकि उस टाइम पे कई देश ऐसे थे जो कि पूंजीवादी गुट में शामिल हो रहे थे, कुछ गुट जो है साम्यवादी गुट में शामिल हो रहे थे, लेकिन भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति है। अच्छा, जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था भारत की विदेश नीति का, वो था पंचशील, अर्थात 5 शील या 5 नियम। इसके जो शुरुआत हमें ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से मिलती है। ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों में पंचशील यानी 5 नियम जिनके बारे में बताया गया है: सत्य यानी सदा सत्य का पालन करना, अहिंसा यानी किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना और मद्यपान ना करना। मद्यपान ना
करना। तो ये जो 5 नियम हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलते हैं। अच्छा, बौद्ध के अनुसार ये जो 5 नियम हैं मानव के कल्याण के लिए और विश्व शांति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का संदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का कल्याण या मानव का कल्याण तभी संभव है जब व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करता है। सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना, व्यभिचार, मद्यपान ना करना। तो ये जो 5 शील थे ये बौद्ध धर्म के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि व्यक्ति के कल्याण के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अपने पारिवारिक जीवन में, अपने निजी जीवन में शांति की स्थापना के लिए ये महत्वपूर्ण थे। तो इन 5 शीलों को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं से जो है वो पंचशील का सिद्धांत लिया है। अब पंचशील का सिद्धांत हम अब राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि पंचशील का सिद्धांत क्या है। सन 1954 में हम आपको बता दें कि 25 जून 1954 5 जून 1954 को चीन के चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इनका नाम था चाउ एन लाई, ये भारत के दौरे पर आते हैं। 25 जून 1954 को चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत के दौरे पर आते हैं और इनके भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात होती है और इनकी जो यात्रा होती है, भारत यात्रा, इसकी समाप्ति के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में एक जो समझौता होता है, एक विज्ञापन जारी होता है जिसमें पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा की जाती है। और इसके बाद 28 जून इसके बाद 28 सितंबर 1954 को भारत और चीन के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं जिसे पंचशील समझौता या पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पंचशील समझौता तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 28 सितंबर 1954 को होता है। इसमें 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं दोनों देशों के बीच में। अब वो कौन कौन से समझौते थे, हम थोड़ा उन पर चर्चा करते हैं। नंबर पहला था एक दूसरे की प्रादेशिक एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। एक दूसरे की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। ये पहला समझौता था जिसमें दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में ये तय किया गया कि हम एक दूसरे की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। इसके बाद दूसरा था
दूसरा था एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण ना करना। एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण ना करना। ये दूसरा था। इसके बाद तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो दोनों ही देशों के बीच में ये समझौता हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और हमेशा ऐसी ही कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद चौथा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करना। ये 5 सिद्धांत थे जो दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 28 सितंबर 1954 को किए गए थे। अच्छा, जो पंचशील का जो सिद्धांत होता है वो किसी भी देश के कल्याण के लिए और वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो दूसरा महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण भारतीय देश नीति का सिद्धांत था वो पंचशील का सिद्धांत था। इसके बाद तीसरा है उपनिवेशवाद व आतंकवाद का विरोध। भारत ने
हमेशा ही उपनिवेशवाद और आतंकवाद का विरोध किया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कई वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। इसके अलावा और कई ऐसे छोटे छोटे देश थे जो कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे या किसी अन्य देश के उपनिवेश थे। तो जो देश उपनिवेश होता है, कोई कमज़ोर देश जो होता है वो किसी शक्तिशाली जो देश होता है उसका उपनिवेश होता है। तो उसमें जो देश उपनिवेश होता है उसका जो भी संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, उनका उपभोग कोई दूसरा देश करता है। और जो गरीब देश होता है वो आगे बढ़ नहीं पाता, उसकी अर्थव्यवस्था दिन पे दिन घटती चली जाती है और वो गरीब का गरीब बना रहता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति में उपनिवेशवाद और आतंकवाद का विरोध है इसको अपनाया है। इसके बाद भारत की विदेश नीति का अगला सिद्धांत है वो ये है कि साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का विरोध। अच्छा, अब साम्राज्यवाद क्या होता है? शायद काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जिनको नहीं है मालूम तो मैं थोड़ा सा इस पर उनको बता दे रही हूँ कि साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि कोई देश अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी अन्य देश की सीमाओं पर अधिकार कर लेता है या किसी अन्य देश के जो शहर होते हैं या किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना कि तो अपने साम्राज्य की विस्तार करने की जो नीति होती है वो साम्राज्यवाद कहलाती है। तो साम्राज्यवाद का विरोधी भारत शुरू से ही रहा है, जबकि कई देश ऐसे हैं जो कि साम्राज्यवाद के समर्थक रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने किसी अन्य देश की सीमाओं पर या अन्य देश के क्षेत्रों पर आक्रमण किया है जो साम्राज्यवाद के समर्थक रहे हैं। और इन्होंने जो कि साम्राज्यवाद के समर्थक देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने देश की सीमाओं का विस्तार करने के लिए किसी अन्य देश की जो सीमाएँ हैं उन पर कई प्रकार से आक्रमण किया है। तो भारत जो है वो साम्राज्यवाद का एकदम विरोधी रहा है। इसके बाद हम भारत की विदेश नीति का अगला सिद्धांत देखते हैं, उदारवाद। उदारवाद का समर्थन। उदारवाद का समर्थन। अच्छा, अब यहाँ पे उदारवाद क्या है, थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर लेती हूँ। क्योंकि उदारवाद का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता संबंधी जो सभी अधिकार दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके और किसी व्यक्ति का या समाज का विकास हो सके। तो व्यक्ति के या समाज के विकास के लिए उदारवाद की नीति बहुत ही आवश्यक है। हम आपको उदारवाद की शुरुआत बताएं तो उदारवाद की शुरुआत जो है वो 17वीं शताब्दी में होती है। 17वीं शताब्दी में होती है उदारवाद की शुरुआत होती है। पूरे वैश्विक स्तर की बात कर रही हूँ। और उदारवाद का जो जनक है वो जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। सबसे पहले उदारवाद की जो अवधारणा है वो इन्हीं की देन है। तो वैश्विक स्तर पर उदारवाद की शुरुआत 17वीं शताब्दी में होती है और हमारे भारत जो है वो आज़ादी के बाद अपनी विदेश नीति में उदारवाद को अपनाता है और उदारवाद का समर्थन करता है। क्योंकि भारत का मानना ये था, जो हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ रहे हैं, जो हमारे यहाँ की सरकार रही है, उसका मानना ये था कि किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए और किसी व्यक्ति के विकास के लिए उदारवाद महत्वपूर्ण आवश्यक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं जो भारत की विदेश नीति में शामिल था। वो ये था निशस्त्रीकरण का समर्थन।
तो निशस्त्रीकरण का जो समर्थन था, ये भी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण चरण था, महत्वपूर्ण अंग था। जैसा कि हम सभी जानते हैं और वैश्विक स्तर पर भी जो महान राजनीतिज्ञ रहे हैं, विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने हमेशा निशस्त्रीकरण को वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि हमेशा हम भी इस बात को जानते हैं कि शस्त्रीकरण होता है अधिक से अधिक शस्त्रों का निर्माण करना, या शस्त्रीकरण वैश्विक स्तर पर जो शांति होती है उसके लिए खतरा होता है। तो विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण बहुत आवश्यक है। और इस परिस्थितियों को देखते हुए, चूँकि उस टाइम पे शस्त्रीकरण का दौर चल रहा था और पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी परिवर्तन उस समय चल रहा था, तो ऐसे टाइम पे निशस्त्रीकरण वैश्विक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आज भी जो कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ अधिक से अधिक शस्त्रों का उत्पादन होता है, जो कि शस्त्रों का निर्माण होता है, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई देश हो, अगर उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है, ज़्यादा शक्ति आ जाती है, तो क्या व्यक्ति क्या करता है कि उसका दुरुपयोग करने लगता है, या उसमें अहंकार आ जाता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है। इसीलिए निशस्त्रीकरण का जो कि शस्त्रीकरण का विरोध हमारे भारत की विदेश नीति के निर्माताओं ने किया है और हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञों ने किया है कि निशस्त्रीकरण का समर्थन से या निशस्त्रीकरण से वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो कि हमारे भारत की विदेश नीति के थे। और स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हमारे जो देश की विदेश नीति रही है उसकी हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति रही है, और किसी भी के भी साथ में पक्षपात ना करना, वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना हमेशा हमारे यहाँ के जो महान पुरुष रहे हैं, जो हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ रहे हैं, उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। और हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो उस टाइम पे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो थे वो भारत के पहले पीएम थे और हमारे देश के पहले नीति निर्माता थे। और उन्होंने उस टाइम पे जो वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियाँ चल रही थी उनको ध्यान में रखते हुए, हमारे देश के हित को ध्यान रखते हुए विदेश नीति के इन सिद्धांतों का निर्धारण किया था। और हाँ, ये सिद्धांत आज भी हमारे यहाँ आवश्यक हैं, क्योंकि हमारे भारत की देश नीति में आज भी इनका पालन किया जा रहा है और आज भी ये शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा, हम आप सभी से ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ में। आप सभी के लिए आपने हमें सुना, इतना टाइम दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।